Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. चलिए, तो सबसे पहला हम लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी चैप्टर पढ़ने से पहले, वही है क्या? ठीक है, व्हाट, वाई, हाउ। सबसे पहला जो हम लोग क्वेश्चन है व्हाट, वाई और हाउ, यही हम लोग तीन करते हैं। और ये तीन में हम लोग जो पढ़ते हैं पूरा हाउ से रिलेटेड करके पढ़ते हैं। ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हम क्या पढ़ते हैं, हाउ से रिलेटेड पढ़ते हैं। लेकिन व्हाट, वाई का जो चर्चा होता है बस हम लोग का एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि मैट्रिसेस है क्या और डिटर्मिनेंट है क्या। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं, छोटा सा। जैसे अगर हम बोले, हम ये नहीं बोले कि जो हम एग्जांपल देंगे वही मैट्रिसेस ही होगा, लेकिन हम अगर चीजों को इस तरह से देखें तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे अगर हम ऐसा बोले कि ax² a1x² प्लस a2x प्लस a3, ठीक है। या आप a1 की जगह abc भी दे सकते हैं, a b c, यहाँ a1 b1 c1 है। ठीक है, एक दूसरा इक्वेशन देखते हैं, a2x² प्लस b2x प्लस c2, एक कांस्टेंट टर्म है तो c2। अब इस दो इक्वेशन को हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, अब इस दो इक्वेशन को एक और देखिए, x² x और x और c1 वेरिएबल है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो क्या ये गलत होगा? मतलब क्या यह इजी नहीं होगा? अगर हम चीजों को इस तरह से देखें तो जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2, यह जो कॉलम होगा वह कॉलम किसका होगा? x² के लिए। यह जो कॉलम होगा वो किसके लिए होगा? x के लिए। और यह जो कॉलम होगा कौन सा कॉलम होगा? कांस्टेंट टर्म के लिए। तो क्या यह ज्यादा बेहतर नहीं होगा? यह बेहतर कब होगा? जब डिग्री जो है 3 या 3 से ज्यादा हो, तब तो ज्यादा बेहतर होगा। होगा नहीं होगा? इस चीज को हम लोगों ने बोला मैट्रिसेस। ठीक है, जब भी हम किसी नंबर को या किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, रो और कॉलम के मदद से, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस बोलते हैं। तो फिर से अपना वही लॉजिक है कि कारण एक हो, जो मतलब इन्वेंट का कारण एक होता है, लेकिन जब वो इन्वेंट हो जाता है तो उसका यूजेज क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसका इन्वेंट का कारण क्या था? चीजों को आसान ढंग से क्या करना? इंटरेक्ट करना। किस तरह से? मतलब दो सेट का ऑब्जेक्ट है तो इसको चीजों को आसान ढंग से क्या करना? इंटरेक्ट करना। इसका कारण ये था। बाद में इसका यूजेज हम लोग पढ़ेंगे, हाउ में पढ़ेंगे। तो हम लोग को लगता है कि मैट्रिसेस समझ में आ गया होगा क्या है, कि मैट्रिसेस एक कॉलम और रो का क्या है? कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी होता है। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला है, हम लिखवाएंगे नहीं फॉर्मूला, ये आपको पीडीएफ तो दिया ही जाएगा, कुछ दिन में अभी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ mn नंबर इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड n वर्टिकल लाइंस, ठीक, कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर mn। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि एक, यहाँ भी y नहीं लिख रहे हैं हम, बस इसी का डेफिनेशन को समझा रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर अरे है। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरे है, ठीक है, जो m रोज होता है। तो m रो का मतलब जैसे m रोज n कॉलम। m रो का मतलब मान लेते हैं m के जगह पर 5 है तो 5 नंबर ऑफ रो, 6 है तो 6 नंबर ऑफ रो, और मान लेते हैं कॉलम कुछ है तो कुछ कॉलम होगा। तो जब हम ऐसा लिखेंगे a1 a2 an, मतलब कॉलम कितना है? an तक। ठीक है, और यहां पर हमें इस तरह से लिख दे, नीचे क्या कर दे? b1 c1 और इसको एक काम कीजिए, ऐसे कर लीजिए,
A1 B1 और ऐसे करते करते कहाँ तक, Bn तक। ठीक, मतलब जो अल्फाबेट्स है वो कितना तक हुआ, n टाइम्स, A1 B1 C1 n टाइम्स। और यहाँ मान लीजिए ऐसा लिख लीजिए A1 A2 और यहाँ कहाँ तक m टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रोज हो गया, मतलब ये 1 2 3 4 ये रोज हो गया, और ये क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो जो कॉलम होगा वह, इसको हम क्या बोलेंगे, m/n कॉलम। ठीक है, रो बाय कॉलम। ठीक है, इसको m/n कॉलम बोलेंगे। तो अगर हम छोटा सा एग्जांपल दें, तो यह है क्या है, मैट्रिसेस है। इसका क्या ऑर्डर है, 2/2, मतलब नंबर ऑफ टू रोज है और 2 कॉलम है। ठीक है, अगर हम ऐसा मैट्रिसेस लिखे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रो 1 2 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, यह मैट्रिसेस का क्या है, डेफिनेशन। अब क्वेश्चन क्या है, क्यों, वाई। तो वाई कारण है चीजों को आसानी से कैलकुलेट करने के लिए। तो मैट्रिसेस अलजेब्रा का पार्ट क्यों है, क्योंकि अलजेब्रा की चीजों को हम जब मैट्रिसेस में सजाते हैं तो चीजें आसानी से कैलकुलेट हो जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन आसानी से लग जाते हैं बाय सम स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे कहाँ पे, हाउ के अंदर में, कि किस तरह से हम मैट्रिसेस को क्या करें, अच्छे से सजाएं और किस तरह से मैट्रिसेस का ऑपरेशन करें जिससे कि हमारा जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो हमारा क्या हो जाए, आसान हो जाए। बात क्लियर हुआ, ठीक है, तो ये वाला पार्ट नहीं हो। तो अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स एक को बोलते हैं, मैट्रिसेस एक से ज्यादा को बोलते हैं। तो हम लोग जनरली मैट्रिसेस लिखिए, आप मैट्रिक्स लिखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में उतना बातों को पकड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी आप ग्रामेटिकल क्या करेंगे, करेक्ट रहेंगे। तो अगर हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस का बात करें तो बोलते हैं 4 टाइप का मैट्रिसेस आता है। एक यूनिट मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स, एक स्क्वायर और एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ये जनरली हम लोग क्या करते हैं, 4 तरह के मैट्रिसेस को पढ़ते हैं। तो जहां अगर हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम तो जनरली अपने दिमाग में क्या बना लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, आप क्या बनाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में, अगर देखेंगे तो क्या बनाएंगे, जिसका रो और कॉलम बराबर हो। ठीक है, तो वो जनरली क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर आप जीरो मैट्रिक्स देखते हैं तो क्या बनाते हैं, जिसका देखिए, ये 2 मैट्रिक्स तो आपको जनरली याद हो जाना चाहिए, क्या, कि डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका m और m क्या हो, इक्वल हो, तो क्या कहलाएगा, n/n। ठीक है, या m/m। ठीक है, आप जो भी बोल सकते हैं, m/m या n/n, मतलब हमारा दोनों इक्वल है। जहां m किसके इक्वल है, n के, तो आप या तो m/m लिख दीजिए, n/n लिख दीजिए। जनरली उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जीरो या नल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ रो कॉलम हो वो सब कितना हो, जीरो। तो अगर हम जनरल में ये मैट्रिक्स लेते हैं, ये मैट्रिक्स क्या हो गया, 3/3। ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, जीरो, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। अब हमारे पास जो एक डाउट है, एक यूनिट मैट्रिक्स और एक डायगोनल मैट्रिक्स। इस वाला मैट्रिक्स में थोड़ा सा बातों को समझिएगा, एक मिनट देखिए। अब अगर हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स में देखें तो अब पहले हम इसको लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। मान लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स देखें, तो मान लेते हैं कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स में अब एक मैट्रिक्स लिए 2/2 का, 2/2। तो हम जनरली अभी दूसरा कॉलम लिख रहे हैं, 2/2 में 0 0 0 0 मत लिखिए, एक मिनट रुकिए,
सॉरी इसको कट करना पड़ेगा। देखिए पहले इसको समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए, तब ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगी। अब मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग 2x2 ऑर्डर का, ठीक है। अब 2x2 ऑर्डर में देखिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहला वाला जो एलिमेंट होगा ये दो रो होगा, ये 2 कॉलम होगा और 2 क्या होगा यहाँ पर रो होगा। ये जो पहला वाला कॉलम होगा इसको आप लिखेंगे A11 या A11 बोलिए, क्योंकि ये पहला रो और पहला कॉलम में है। दूसरा वाला को क्या लिखेंगे A12, पहला रो दूसरा कॉलम। ए वाला को क्या लिखेंगे A21, पहला मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और इसको क्या लिखेंगे A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। इस तरह से अगर मान लेते हैं हमारे पास 3x3 का है मैट्रिसेस, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही बात कर रहे हैं, 3x3 का है तो हम कैसे लिखेंगे चीजों को, 1 रो 2 रो 3 रो 1 2 3, ठीक है। तो पहला वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा 11 12 और 21 22 23 31 32 और 33, ठीक है। अब याद रखेंगे जब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो डायगोनल पार्ट इक्वल हो, डायगोनल पार्ट क्या हो, कोई नॉन जीरो एलिमेंट हो। कौन सा डायगोनल पार्ट, ये डायगोनल पार्ट, ये जो डायगोनल पार्ट है, क्योंकि ये डायगोनल स्क्वायर में डायगोनल होना ही होना 100%, डायगोनल रेक्टेंगल में भी होगा लेकिन वो प्रॉपर नहीं, यहाँ पर प्रॉपर डायगोनल है, ठीक है, इक्वल डायगोनल है। तो ये जो डायगोनल पार्ट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट्स होना चाहिए। डायगोनल पार्ट हमेशा हम लोग ऊपर से लेते हैं, इधर से डायगोनल पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, हमेशा ऊपर से लेते हैं। तो डायगोनल पार्ट में एक चीज ध्यान देंगे, को आप देखेंगे कि I = J। अब क्वेश्चन ये है कि I J क्या है, ठीक है। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मैट्रिक्स A कैपिटल लेटर = AIJ, ठीक है। IJ का मतलब I रिप्रेजेंट करता है रो को और J करता है कॉलम को, ठीक है। हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां I = J है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल नहीं, जीरो का अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जहां I ≠ J है वहां जो कॉलम वो है किसके इक्वल है, जीरो के। तो ये जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं सब क्या होगा, जीरो, और जो डायगोनल वाला पार्ट है वो जीरो नहीं होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो जनरली अगर हम इस तरह से देखें तो हम डायगोनल मैट्रिक्स को देखें तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, जैसे 5 0 0 3x3 का मैट्रिक्स है, 0 7 0 0 0 8, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है इसमें डायगोनल पार्ट में क्या है, कोई ना कोई एलिमेंट है नॉन जीरो और बाद बाकी में एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम जनरली इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल कहाँ पे, डायगोनल A, कैसे A11 A22 A33 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये जो डायगोनल पार्ट है ये डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। बात क्लियर हो गया, ये कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर जीरो मैट्रिक्स का देखें, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स, वो क्या है, m = n, नंबर ऑफ रो = नंबर ऑफ कॉलम। जो अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या है, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो। तो इसी को हम स्टैंडर्ड वे में क्या लिखते हैं, वेयर I = J that is not equal to 0, where I is not equal to J that is equal to 0। अब अगर इसी डायगोनल मतलब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल पार्ट 1 हो जाए, जैसे अगर हम 2x2 या 3x3 का ही ले लेते हैं, तो अगर हम देखिए 1 1 1, अब ये डायगोनल पार्ट क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स कहलाता है यह कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। बात क्लियर हो गया। ये 4 मेन तरह का मैट्रिक्स होता है जो एक तरह से इंटरकनेक्टेड है, लेकिन आप यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा मैटर,
तो यहाँ जो भी मैट्रिक्स का जो देखा जा रहा है वो ज्यादातर किससे लिया जा रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स से। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही हम लोग के पास ज्यादा यूज में आता है आने वाला समय में। लेकिन चूंकि हम लोग को पढ़ना है तो जब मैट्रिक्स का ऑपरेशंस पढ़ेंगे तो हम लोग सभी को पढ़ेंगे, लेकिन मैट्रिक्स का जब बाद में आप एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे तो आप ज्यादातर कौन सा मैट्रिक्स को देखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही देखेंगे। इसका एक और बेहतर भी कारण है, हम लोग उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का 4 बेसिक ऑपरेशंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज। सब्ट्रैक्शन में एक स्केलर से भी होता है, तो स्केलर से भी बता देंगे, अब आसान है। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है बस वही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्या है, ये कंफ्यूजिंग है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं। एडिशन, अगर हम ए बी का बात करें तो एडिशन बहुत ही सिंपल है। एडिशन में कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करना पड़ता है, जैसे 3, 7, 4, 9 के साथ जब ऐड किया गया किसको, 6, 2, 5, 8 को ऐड किया गया तो आपको पता चला कि सिंपली 3 से क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या है, 9। 7 से कितना ऐड करना है, 2, 9। 4 से 5 कितना, 9। 9 से 18 कितना, 17। ये आपका आंसर आ गया, मतलब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम ठीक से देखें सब्ट्रैक्शन को तो हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है a माइनस बी, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a प्लस माइनस बी। इसका मतलब क्या है कि हमको a से ऐड करना है किसको, माइनस बी को। माइनस बी का मतलब होता है कि आप सम में निगेटिव कर दीजिए। इसका देखने का 2 तरीका है, देखिए अगर हम इस तरह से लिखें तो a वाला पार्ट क्या था, 3, 7, 4 और 9, और प्लस b वाला पार्ट क्या है, 6, 2, 5, 8। लेकिन हम लोग को ऐड किससे करना है, माइनस बी से। माइनस बी का मतलब है कि सब में माइनस ऐड कर दीजिए, -2, -6, -2, -5, -8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 से -6 किए तो कितना हो गया, -3। 7 से -2 कितना हो गया, -5, ठीक है। 7 से -2 5 होगा ना, हाँ। 4 से -5 क्या हो जाएगा, -1। 9 से -8 कितना हो जाएगा, 1। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लाई भी वैसा ही है। जैसे अगर हम ऐसा लेते हैं कि 3, 4, 7, 9 और इससे किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं 4 को, तो 4 को आप पार्टिकुलर सभी नंबर से कर दीजिए। जैसे 4 3 जा 12, इसको लिखिए ऐसे 4 मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12। 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16। 4 7 जा 28 और 9 4 जा 36। ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। मल्टीप्लिकेशन जो है, जब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो तब याद रखेंगे, तब आपको चीजों को थोड़ा सा अलग ढंग से करना पड़ता है। जैसे यहाँ का रो और यहाँ का कॉलम, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो हम देखें कि 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 6 से, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और प्लस 7 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 से, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये पहला पार्ट बन जाएगा अपने पास, ठीक है। दूसरा पार्ट जो होगा वो क्या होगा, इस 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 से, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया, 2 से। फिर 7 को किससे मल्टीप्लाई किया गया, 8 से, 7 को 8 से। यह अपने पास दूसरा पार्ट बन गया। अब ये ऊपर का काम खत्म, तो अब चलिए किस तरफ में आ जाते हैं, नीचे की तरफ में आते हैं। नीचे की तरफ में आ रहे हैं तो देख रहे हैं क्या, इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6, और प्लस 9 को 5 से, और फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2, और 9 को 8 से। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 18 और 35, ठीक है। 18 और 35 आंसर हो गया 53, ठीक है। आपके बात पर लिख रहे हैं पक्का ना, 18 और 35 53, ठीक है। 6 और 56 क्या हो जाएगा, 62। 24 और 45, और 8 और 17, 76, 84,
ओ 72 और 8 80। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन। तो जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो थोड़ा सा क्या चीजों को क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन इस तरह से हम लोग को किया जाता है। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जो है ये बहुत ही आसान है। जैसे कि अब मैट्रिक्स लिए ए 3 7 9 4 5 3, ये कितना का था, ये था 2/3 का मैट्रिक्स। ठीक है, जब इसको आप ट्रांसपोज कर देंगे तब ये क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा कॉलम, कॉलम हो जाएगा रो। हम टेक्निकल वर्ड्स अभी नहीं लिखा रहे क्योंकि आपको पीडीएफ जब दिया जाएगा, मतलब बुक दिया जाएगा तो उसमें टेक्निकल वर्ड्स होगा, हम बस चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये रो जो हो गया क्या हो गया, कॉलम, और क्या हो गया, तो अब ये क्या हो गया 3/2 का मैट्रिक्स हो गया। ये इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपने पास जो है ये ऑपरेशन 4 है। इस ऑपरेशन के मद्देनजर रखते हुए हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस को देखेंगे, जैसे स्क्यू, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सब हम लोग स्क्यू, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखेंगे। तो पहले ये राइट डाउन कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं। जैसे देखिए, अगर हम कुछ स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स देखें ट्रांसपोज को लेके, तो 3 तरह का हम लोग के जनरली पास मिलता है। मतलब एक सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एक ऑर्थोगोनल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब किसे कहते हैं, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल हो। मान लेते हैं कि जब हम मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिए और वो उस मैट्रिक्स से इक्वल हो गया, तब वो क्या कहलाएगा, तब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, कोशिश करते हैं 0 1 1 0 1 0। ठीक है, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0, ये नहीं होगा, ये हुआ। देखिए, तो ये जो मैट्रिक्स है 1 0 0 1, अब इसका रो चेंज कर दिए कॉलम में, रो चेंज कर दिए कॉलम में। तो जब आंसर जो आया कैसा आया, A प्राइम इज इक्वल टू A, तो ये क्या कहलाया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाया। इसी में जब स्क्यू सिमेट्रिक हुआ कब, जब इस पार्ट का A प्राइम मतलब ट्रांसपोज ऑफ A करे और वो निगेटिव में आ जाए। जैसे जैसे देखिए, ये जो मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स 0 -1 और 1 0 था। ठीक है, जब इसका हम क्या किए, ट्रांसपोज किए, तो आंसर क्या आ गया, 0 1 -1 0। तो ये निगेटिव पार्ट आ गया। अगर हम देखें ए ट्रांसपोज, तो क्या आ गया, माइनस ऑफ ए, माइनस कर दिए तो क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हम सिमेट्रिक कहते हैं जहां पर प्लस है, मतलब दोनों इक्वल हो, ट्रांसपोज भी इक्वल हो और उसका ओरिजिनल भी इक्वल हो। जहां ट्रांसपोज और उसका निगेटिव इक्वल नहीं होता, मतलब निगेटिव पार्ट इक्वल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग को मैट्रिक्स निकालने में, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को निकालने में इंपॉर्टेंट है, जब हम किसी ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें और उसका वो आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है इसको मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। आइडेंटिटी का मतलब तो पता है ना कि मल्टीप्लाई करने से वो कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मान लेते हैं कोई 2 मैट्रिक्स लेते हैं और 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर हम लिए ए और एक ले लिए बी, और जब हम ए बी को मल्टीप्लाई किए तो आंसर हमेशा क्या आ गया, ए। मतलब बी के मल्टीप्लाई करने से हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना उसके सारे एलिमेंट्स 1 हो गए, ना उसके सारे एलिमेंट 0 हो गए। क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, थोड़ा सा घुमावदार। तो अगर आप सब मैट्रिक्स को 0 लेके करते हैं तो सारा पार्ट 0 हो जाएगा, 0 + 0 + 0 + 0। और अगर आप सब पार्ट को 1 लेके करते हैं
ठीक है, तब आपका क्या होगा, सब का प्लस क्या होगा, उसका आइडेंटिटी नहीं देगा, कुछ चेंज कर देगा। तो इसलिए हम लोग को जितना मैट्रिक्स होगा उतना उसका आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक है, अलग अलग, जिसके भी चेंज करने, जिसके मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत न हो। हम लोग इसको डिटर्मिनेंट में सीखेंगे कि हम किस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को निकालें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मदद से किस तरह से इनवर्स को निकालें, हमें सब डिटर्मिनेंट में सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारे पास है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे कहते हैं जिसके मल्टीप्लाई करने से इसमें कोई चेंजिंग न हो। तो अगर हम ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर देते हैं तो आंसर हमेशा क्या आ जाता है, ए। और जब भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, दैट इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपने पास 3 तरह का स्पेशल मैट्रिक्स हम लोग को दिखा ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे की तरफ चर्चा करेंगे। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.